देख सीधा सीधी बात है कि फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे क्या होता है, सोलर रेडिएशंस को, ठीक है ना, सोलर रेडिएशंस को मतलब सोलर एनर्जी को, सन से जो लाइट आ रहा है उसमें जो एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और फिर उसको फूड के फॉर्म में स्टोर कर देना है, ताकि जब कोई एनिमल्स मतलब जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो उसी फूड का ऑक्सीडेशन करके फिर से हमको एनर्जी मिलता है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो हम कैसे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, रेस्पिरेशन चैप्टर में। और इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में कैसे मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर उसी केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड के फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट, वो चीज हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो देख उसके लिए यहाँ पे जैसे एटीपी और एनएडीपीएच बनता था फोटोसिंथेसिस से पहले, तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक है, एक पार्ट में बांट दिया हम लोगों ने जिसको बोलते हैं लाइट रिएक्शंस, और एक दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शंस वाले पार्ट में स्पेशली क्या होता है तुम्हारा, स्पेशली सोलर एनर्जी को यूज करके एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। जैसा कि यहाँ पे सामने डायग्राम दिख रहा है, ये केमोस्मेटिक थ्योरी वाला जो डायग्राम है लास्ट में जिसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, जो कि कैसे ये बनता है उस चीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो फिर से सुनो, देखो ये आया सन, ये सन एनर्जी, यहां से सन एनर्जी, और ये PS1 और PS2 ये दोनों क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोटॉन पंप होता है। और इस प्रोटॉन पंप के टाइम पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम पे देखिए यहाँ पे एक बन गया एटीपी, सॉरी एनएडीपीएच, और दूसरा यहाँ पे बन गया है एटीपी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन सामने जो दिख रहा है ये है हम लोग का लाइट रिएक्शंस। इसी लाइट रिएक्शंस में देख ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, माने ऑक्सीडेशन, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, अब इस प्रोटॉन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, मतलब प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट के वजह से कह सकते हैं कि ये जो थैलाक्वाइड है इसका ल्यूमेन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन का हाई हो जाता है, और थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स के बाहर यहाँ पे क्या होता है, देख स्टोमा वाला पार्ट है, इस स्टोमा में जो प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। अब यही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब पास करता है इस एटीपी सिंथेटेज से F0 F1 पार्टिकल से CF0 और CF से, तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो इस प्रोसेस में अल्टीमेटली एटीपी भी बन गया और एनएडीपीएच, इन दोनों को मिला के एसिमिलेटरी पावर कहते थे, ये बन गया हमारा एसिमिलेटरी पावर। अब इसी एनर्जी को यूज करेंगे हम लोग डार्क रिएक्शंस में। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, डार्क रिएक्शंस में यूज करेंगे। तो कैसे वहां पे डार्क रिएक्शन में समझ में आ गया कैसे इस एटीपी और एनएडीपीएच को यूटिलाइज करके हम लोग कार्बन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम लोग डार्क रिएक्शन में जाएं, यहाँ पे कुछ मतलब हमें कुछ कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, ये सब उसमें वीडियो में मैंने सब कुछ समझा रखा, तो वहां पे देखना तुम लोग इस चीज को, कुछ कैलकुलेशंस है। देख यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे कुछ फैक्टर डिस्कशन किया गया है जो इन्फ्लुएंस करता है पीएमएफ। पीएमएफ मतलब प्रोटोन मोटिव फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोन मोटिव फोर्स, जो इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारा। ठीक है, तो पहला है इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो इसमें हाइड्रोलिसिस होता था। दूसरा है, देख जितना ज्यादा वाटर स्प्लिट होगा उतना ज्यादा प्रोटोन क्या होगा, बनेगा ना, क्योंकि इससे भी प्रोटोन बनता था तुम्हारा। देखो ये रिएक्शन है तुम्हारा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स वाटर जब स्प्लिट होता है तो 4 मॉलिक्यूल प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक ऑक्सीजन बनाता था तुम्हारा। तो जितना ज्यादा वाटर का हाइड्रोलिसिस होगा उतना ज्यादा क्या होगा तेरा, यहाँ पे प्रोटॉन बनेगा, मतलब प्रोटॉन बनेगा मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। दूसरा प्रोटॉन कैरियर एंड प्रोटॉन पंप, तो प्रोटॉन कैरियर जो है, जो क्या करता था बाहर से, मतलब स्टोमा से ल्यूमेन्स के अंदर प्रोटॉन पंप करता था, वो जितना अच्छा काम करेगा। उसके बाद तीसरा है सिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएच। तो एनएडीपीएच, देख एनएडीपीएच वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा जानना है ना कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, पहले मुझे उसी डायग्राम पे जाना पड़ेगा, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है एक सेकंड, हाँ देख ये एनएडीपी प्लस और एनएडीपी प्लस ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ एनएडीपीएच बनेगा। मतलब ये एनएडीपीएच भी क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को यूटिलाइज कर रहा है, जिससे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ऐसे भी क्या हो रहा है, लो होता चला जा रहा है। तो ये भी क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स को जनरेट होने में प्रमोट करता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स को।
नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है लाइट क्वांटा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जितना क्वांटा मतलब फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए 2 फोटोन चाहिए। तो टोटल यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है, एक्टिवेटेड हो रहा है। तो दैट मीन्स इसके हिसाब से 8 फोटोन चाहिए। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 8। ठीक है, क्वांटम रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 8। उसी तरीके से हमें एक दूसरा कैलकुलेशंस करना है, ठीक है, क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज पर क्वांटा ऑफ लाइट। मतलब एक क्वांटा मतलब एक क्वांटम लाइट जो है कितना ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है उसी को बोलते हैं क्वांटम यील्ड। तो अभी हम लोग जस्ट देखा कि एक फोटोन्स के वजह से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो एक फोटोन कितना ऑक्सीजन रिलीज करेगा? 1/8। दैट मीन्स क्वांटम यील्ड कितना होगा? 1/8 और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो 12.5% क्वांटम यील्ड होता है तुम्हारा। क्लियर है? तो यही था सिंपल कैलकुलेशन जो था तुम्हारा इसमें, ठीक है, कि तुम्हारा जो ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम PS1 से कहां तक? PS2 तक जो जाता है, सॉरी PS2 से PS1 तक, तो उसमें 2 प्रोटॉन पंप करता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग देखा था जेड स्कीम वाले में। तो इसके मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन पंप करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितना? 8 प्रोटॉन पंप करेगा। और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर जब स्प्लिट होता था 4 प्रोटॉन बनता था। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल प्रोटॉन इन ल्यूमेन कितना हो गया? देख, एक तो 8 प्रोटॉन पंप हुआ प्लस 4 इसका वाला वाटर के स्प्लिटिंग से बनता था, तो टोटल 12 प्रोटॉन बन गया। देख, जब 4 प्रोटॉन पंप होता है तो एक एटीपी बनता है। दैट मीन्स 12 प्रोटॉन है ना, तो 12 प्रोटॉन कितना बनाता है? 3 एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, 3 एटीपी का प्रोडक्शन करता है तुम्हारे इसमें। ठीक है, ये सब कहाँ पे हम लोग जो जेड स्कीम था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस, उसमें देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ पे कैसे एक इलेक्ट्रॉन पास होता है तो 2 प्रोटॉन पंप होता है। 2 प्रोटॉन पंप का मतलब बाहर से अंदर की तरफ इसमें पंप करता था। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स, सॉरी एक नहीं बोलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर जो है वो 3 एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आ जाते हैं डार्क रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप था लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शंस। इसी को बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, या अल्टीमेटली जो एटीपी और NADPH बना था उसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, देख एटीपी और NADPH इन दोनों को एक साथ हम लोग एसिमिलेटरी पावर कह रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बन का फिक्सेशन होता है। ठीक है देख C3 साइकिल दैट इज कैल्विन साइकिल, आगे क्या होता है बताएंगे इसमें। देख, अभी जो हम लोगों ने एटीपी NADPH बनाया उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि देख एक कार्बन को फिक्स करना है हमें, तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए यहाँ पे 2 एटीपी और 3 ATP चाहिए हम लोग को। दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज अगर हमें बनाना है तो इसके लिए हमें 6 कार्बन को फिक्स करना पड़ेगा। और 6 कार्बन फिक्स करने के लिए यहाँ पे देख इसके हिसाब से 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 NADPH, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 ATP चाहिए। ठीक है, और जब हम लोग क्या करते थे, 2 मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन का स्प्लिटिंग होता था तो इससे हम लोगों को 4 प्रोटॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकलता था। देख, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अल्टीमेटली जाके तुम्हें देख लेना कैलकुलेशंस में, तो 12 NADPH और 18 ATP का प्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, ATP का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 मॉलिक्यूल वाटर जो होता है ये इतना ATP और NADPH बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा। नो 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 नो, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे ये वाला 2 मॉलिक्यूल्स NADPH और 3 ATP बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस तरह से जब केमिकल रिएक्शन लिखेगा ना तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको 3 से मतलब मल्टीप्लाई करो, सॉरी एक मिनट, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट मीन्स 12 मॉलिक्यूल्स वाटर चाहिए होता है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल वाटर से, तो बाकी ये वाला देख इसको हमें तो इतना चाहिए ना, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब 6 इंटू 12 मतलब 12 मॉलिक्यूल वाटर रिक्वायर्ड होता है टू फिक्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड्स, मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है तुम्हारा।
तो जब इसका बैलेंस रिएक्शन लिखेगा ना, तो बैलेंस रिएक्शंस में 12 मॉलिक्यूल्स वाटर, फिर लास्ट में 6 मॉलिक्यूल्स वाटर बन भी जाता है। तो कहते भले हम 6 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनिशियली हमें चाहिए होता है 12 मॉलिक्यूल्स वाटर चाहिए होता है। जैसे देख, अब इसका बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, 6CO रिएक्शन, तो अल्टीमेटली 6 मॉलिक्यूल्स वाटर यूटिलाइज्ड हो जाता है, 6 बन गया मेटाबॉलिक। स्टार्टिंग में हमें चाहिए 12 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है। तो इस तरह से बैलेंस रिएक्शन हम लोग लिखते हैं इसका, ठीक है। एनीवे, फिर से स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शंस को थोड़ा सा, ठीक है। देख, डार्क रिएक्शन जो है बायोसिंथेटिक पाथवे जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली इसमें जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बना था, उसी को ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है तुम्हारा। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन होता है। और ये डार्क रिएक्शन में क्या हो जाता है, कोई इन डार्क रिएक्शन यूज ऑफ द एटीपी एनएडीपीएच इज टू ड्राइव द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, दैट इज शुगर का प्रोडक्शन होता है। और दिस फेज डज नॉट डायरेक्टली, देख डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि अंधेरे में ही होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में डार्क रिएक्शन जो फेज है ये लाइट से इंडिपेंडेंट होता है, इसको लाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लाइट में लाइट रिएक्शन होता है, उसमें एटीपी एनएडीपीएच बन जाता है। अब उस एटीपी का और एनएडीपीएच का यूटिलाइजेशन प्लांट दिन में करे या रात में करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। और जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो स्पेशली डार्क रिएक्शंस है, उसको हम लोग कार्बन एसिमिलेशंस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कार्बन एसिमिलेशंस कहते हैं। और इसके लिए दो हम लोग पाथवे, एक्चुअली में 3 पाथवे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही पाथवे दिया है, मैं तीनों पढ़ा दूंगा। एक है C3 साइकिल, एक है दूसरा है C4 साइकिल्स, और एक होता है कैम साइकिल्स। तीसरा यहाँ पे होता है CAM कैम साइकिल, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजर हम लोग को C3 और C4 पढ़ना है। तो इसको समझने की कोशिश करना अच्छे से, ध्यान से। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलते रहना, इसमें मैं दोबारा बोलूंगा इसमें, ठीक है। अभी तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं चला, तुम लोग बोल भी सकते हो जहीं नहीं समझ में आया तो। देख, C3 पाथवे, इसको कैल्विन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो इस C3 पाथवे को हम लोग कैल्विन साइकिल्स भी कहते हैं। और इसमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए, वो C3 साइकिल होता है, मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, 3 कार्बन स्टेबल कंपाउंड होता है, उसके लिए 3 C3 साइकिल्स कहते हैं। और ये C3 एसिड कौन सा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA कहते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स कहते हैं। उसी तरह से एक C4 साइकिल्स है, तो इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बनता है 4 कार्बन का ऑक्सिलो एसिडिक एसिड, ऑक्सिलो एसिडिक एसिड, ठीक है। और उसी तरीके से जो 4 कार्बन का है वो सॉरी ऑक्सिलिक एसिड एसिड ही कहते हैं, ठीक है। चलो इसी को हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक करके देखना है। तो पहले हम लोग कैल्विन साइकिल्स पढ़ते हैं। ये कैल्विन साइकिल्स में अल्टीमेटली कैसे कार्बन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो ये कैल्विन साइकिल्स या C3 पाथवे भी कहते हैं तुम्हारा। तो ये देख, एक चीज ध्यान में रखना, ये जो C3 साइकिल है ये यूनिवर्सल पाथवे है, चाहे C3 चले या C4 चले या कैम साइकिल चले, हर जगह पे C3 चलना ही चलना है। मतलब ये यूनिवर्सल पाथवे हो गया टू फिक्स द कार्बन ऑक्साइड्स, ठीक है। इस कैल्विन साइकिल में 3 स्टेज होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो लेट स्टार्ट विद द कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फिक्स होता है बाय द RUBP। RUBP का फुल फॉर्म है रुबुलोज बिसफॉस्फेट। ये सबस्ट्रेट है जो कार्बन को रिसीव करता है, और इस फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म हो गया रुबुलोज बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों काम करता है, रुबुलोज कार्बोक्सिलेज कहते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है, रुबिस्को। और रुबिस्को ये ध्यान में रखना मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन द वर्ल्ड, या मोस्ट अबंडेंट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, मतलब मोस्ट अबंडेंट अगर प्रोटीन भी पूछता तो ये है तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि जितने भी प्लांट है दुनिया में जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्रीन प्लांट है, उन सब में क्या है तुम्हारा, उन सब में तुम्हारा रुबिस्को है ही है, और C3 साइकिल चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो रुबुलोज बिस फॉस्फेट याद रखना 5 कार्बोक्सिलेज कीटोन कंपाउंड होता है। एनीवे, अब यहाँ पे साइकिल हम लोग देखते हैं, कार्बोक्सिलेशन और दूसरा था रिडक्शन और रीजनरेशन, सब एक साथ देख लेंगे। देख, ये है कैल्विन साइकिल, एनसीईआरटी में दिया होगा तुम्हारा, ये वाला साइकिल एनसीईआरटी का ही कॉपी पेस्ट किया गया है। तो देख यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, रुबुलोज बिसफॉस्फेट जो था ना, RUBP, तो उसका फुल फॉर्म है रुबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, तो इसका शॉर्टकट है RUBP, ठीक है।
ये क्या करता है, कार्बन को एटमॉस्फेयर से रिसीव करता है और इसको फिक्स करता है 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशंस कहते हैं। और इसी जगह पे कौन सा एंजाइम लगता है, ये तुम्हारा रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे लगता है। साथ में मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है और इससे कार्बन का फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स का रिडक्शन होता है, ठीक है ना, रिडक्शंस। तो रिडक्शंस के लिए जो एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए था वो यहाँ पे यूटिलाइज्ड होता है, ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट के लिए, एक मॉलिक्यूल्स के लिए ध्यान में रखना यहाँ पे एक एटीपी और एक एनएडीपीएच चाहिए होता है इस जगह पे, ठीक है। इससे ये 3 कार्बन कंपाउंड ट्रायोस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाएगा, ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोफॉस्फेट हो गया 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड कहते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड कहा जाता है, ये बनाता है, ठीक है। और इसी में से तेरा दो जो मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, ठीक है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बना। अब इसमें से मैंने क्या बोला, 2 मॉलिक्यूल्स जाके ये ग्लूकोज बनाता है, तो ये सुक्रोज या स्टार्च के फॉर्म में जैसा भी स्टोर होना ग्लूकोज बनता है उससे स्टोर हो जाता है। अब बाकी के जो मॉलिक्यूल्स बने थे उनका रीजनरेशन होता है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड जो है वो रीजनरेट होकर वापस से रुबुलोज बना देता है तुम्हारा, ठीक है। RUBP रुबुलोज बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। देख अब यहाँ पे मैं काउंट करता मॉलिक्यूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो इसमें कितना एटीपी कितना NADPH वो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना, ये कैलकुलेशंस है, ठीक है, दिमाग लगाना तुम लोग अपने पास भी कॉपी पेन पे लिख के कैलकुलेट करना, ठीक है। देख ये आता है 6 मॉलिक्यूल्स और ये रुबुलोज होता है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। तो 5 कार्बन कंपाउंड तो टोटल 6 कार्बन है, 6 मॉलिक्यूल से कितना हो गया, 30 कार्बन हो गया, कितना हो जाएगा 30 कार्बन। अब ये 30 कार्बन फिक्स होता है और इधर से कितना आ जाता है 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो कितना हो गया टोटल कार्बन, कितना हो गया 36 कार्बन, ठीक है, 36 कार्बन। तो अब ये 36 कार्बन 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 12, 12 चौबते 36, तो दैट मीन्स ये 12 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये बनाता है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल देख 12 मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियसली 12 एटीपी और 12 NADPH लगता है, जिसके वजह से 12 ADP और 12 NADP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें से देख टोटल ये 12 है ना, तो 12 मॉलिक्यूल्स ये भी बनता है, टोटल कितना 12 मॉलिक्यूल 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में से 2 मॉलिक्यूल्स PGA इधर चला गया, तो बचा कितना, लेफ्ट कितना रह गया, लेफ्ट रह गया 10 मॉलिक्यूल्स 3PGAL 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, 10 मॉलिक्यूल्स। और इसमें से देख 10 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन, तो टोटल कार्बन यहाँ कितना बचा है, 30 कार्बन बचा हुआ है। अब इस 30 कार्बन का जब रीजनरेशन होता है तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स बनता है, तो यहाँ पे टोटल ये 6 मॉलिक्यूल्स एटीपी यूज कर लेता है, कितना 6 मॉलिक्यूल्स एटीपी यूज कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स क्या होता है एडीपी भी बनता है, तो देखिए इधर 12 एटीपी और इधर 6 18 हो गया, टोटल 18 एटीपी हो गया, 18 एटीपी हो जाता है तुम्हारा इस तरह से। और ये 6 मॉलिक्यूल्स जब एटीपी यूज होता है ना, तो 6 मॉलिक्यूल्स वापस से RUBP रुबुलोज बिसफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है, रुबुलोज बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इधर से जो 3 मॉलिक्यूल्स गया था ना, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स 3PGAL, तो 3PGAL 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और यही जब मिलता है ना, यही जब मिलेगा, ध्यान देना, ये जब बनेगा 3 मॉलिक्यूल्स, तो यही फर्दर क्या करता है 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का बनाता है, तो C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है तुम्हारा ये, ठीक है। और यही फिर क्या होता है सुक्रोज में या स्टार्च में जिस फॉर्म में भी स्टोर होना उस फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। तो ये साइकिल है तुम्हारा किसका, कैल्विन साइकिल्स होता है तुम्हारा इसमें। आए बात समझ में। तो इस तरह से देख 3 स्टेप क्या था, पहला था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा था रिडक्शन और तीसरा था रीजनरेशन। तो रिडक्शंस में क्या होता है, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड ग्लिसरेट था वो 12 एटीपी एंड 12 NADPH यूज करके कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, मतलब ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और रीजनरेशन में क्या होता है, जो 10 मॉलिक्यूल्स 3PGAL बचा हुआ था ना, वो वापस से 6 मॉलिक्यूल्स रुबुलोज बिसफॉस्फेट में
चेंज हो जाता है तुम्हारा। तो इस तरह से साइकिल चलता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। अब यही प्रोसेस देख आगे यहाँ पे एनसीईआरटी में तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है, तो रिडक्शंस में और रीजनरेशन में वही सेम चीज है, यहाँ पे उसी चीज को समझाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिडक्शंस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 6 ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, और उसके बाद जब रीजनरेशन होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच लगा था, वही यहाँ पे यूटिलाइज होता चला जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। देख यहाँ पे वही चीज लिखा है, टू मेक द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 टर्न ऑफ द साइकिल आर नीडेड। 6 साइकिल्स चलता है, मतलब ये जो साइकिल्स जो हम लोग देख रहे थे वो 6 बार चलता है, 6 बार, तब जाके ये क्या होता है 6 ग्लूकोज, मतलब एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, फिर दूसरे बार दूसरा, तीसरा, और इस तरह से 6 जब ग्लूकोज मतलब 6 जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है तो एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से अगर हम कैलकुलेशंस करें तो एटीपी और एनएडीपीएच जो होता है यूटिलाइज होता है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे देख जो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो इन होता है, और आउट कितना होता है, एक ग्लूकोज आउट हो जाता है, और 18 एटीपी जाता है तो 18 एनएडीपीएच आउट हो जाता है। उसी तरह से 12 एनएडीपीएच जाएगा तो 12 एनएडीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, क्लियर है। अच्छा देख C3 ये जो हम लोग पढ़ रहे थे C3 साइकिल्स, तो C3 साइकिल्स मेनली ऑपरेट होता है जैसे राइस है, व्हीट है, ठीक है, राइस व्हीट है, और मेजोफाइट्स में बेसिकली टोमेटो है, पोटैटो है, इन सब में क्या होता है ये साइकिल्स ऑपरेट होता है तुम्हारा C3 साइकिल्स, ठीक है ना। और ये पहले ही बोला देख, ऐसा नहीं कि इसी प्लांट में, मैंने बोला जितने भी प्लांट उन सब में होता है, लेकिन देख कुछ ड्रॉबैक होने की वजह से क्या होता है, कुछ प्लांट में C3 के अलावा भी कुछ साइकिल ऑपरेट होता है। अब ड्रॉबैक क्या है, तो एक प्रोसेस है जो कि बाद में एनसीईआरटी में दिया, मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ, फोटो रिस्पायरेशंस। तो फोटो रिस्पायरेशंस को हम लोग डिफाइन करते हैं लाइट डिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है ना, या इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये है क्या फोटो रिस्पायरेशंस, दैट्स नॉट गुड फॉर द प्लांट। फोटो रिस्पायरेशन जो है ये प्लांट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देख फोटोसिंथेसिस में कार्बन का फिक्सेशन होता है, ना कि कार्बन का इवोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन ये फोटोसिंथेसिस के लिए नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है। तो वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, देख आउट ऑफ 4 कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लोरोप्लास्ट, देख इसमें से 1% एम कार्बन लॉस हो जाता है और 3 कार्बन फिक्स होता है, दैट मीन्स इसमें 25% का लॉस होता है ड्यू टू द फोटो रिस्पायरेशन। अब ये फोटो रिस्पायरेशन है क्या, इसको अगर हम समझे बारीकी से, तो देख अभी केल्विन साइकिल में पढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो रुबिलोज है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता था और उसको फिक्स करता था 3PGA के फॉर्म में फिक्स करता था, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में फिक्स करता था। ये क्यों करता था, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है रुबिलोज बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, वो अभी फिलहाल कैसा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एज ए कार्बोक्सिलेशन एंजाइम्स की तरह। लेकिन अगर मान ले किसी वजह से क्या हो जाए कि रुबिलोज बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज का एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ऑक्सीजन के लिए अगर हो जाता है, तो नाउ दे स्टार्ट फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन क्या करता है, बाइंड विद द रुबिलोज बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज एंड फिक्स, हैंस फिक्स करने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या होने लगता है, इसकी वजह से डिक्रीज होने लगता है। समझ में आ रहा। तो इसी प्रोसेस को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके पीछे रीजन अगर फाइंड आउट करें, देख यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसको समराइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। देख रुबिलोज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फोटो रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 कैटालिटिक साइट होता है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। जब क्या होता है नॉर्मल कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो ऑब्वियसली ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी ज्यादा सोर्स करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, जिसको C3 साइकिल कह रहे हैं। बट इन हाई टेम्परेचर और इंटेंस लाइट के केसेस में, मतलब टेम्परेचर बढ़ा इंटेंस लाइट होता है, तो उस केसेस में क्या होता है ऑक्सीजन बढ़ने लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा जी, क्योंकि यहाँ इंटेंस लाइट के वजह से जो फोटोलिसिस है, ठीक है ना, फोटोलाइसिस जो होता है वो ज्यादा होता है, फोटोलाइसिस जो होता है वो ज्यादा होता है तुम्हारा। तो फोटोलिसिस ज्यादा होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व ज्यादा होने लगेगा,
और ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होता है तो उसी के वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा बन गया, और ऑक्सीजन जैसे ज्यादा बनता है तो जो रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होने लगता है, तो नाउ दैट्स एक्ट एज ए ऑक्सीजनेज एंजाइम्स करने लगता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजनिक कंपाउंड्स, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हाइलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम बोलते हैं C2 साइकिल या इसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक मतलब प्लांट्स के लिए देख एक्चुअली में अच्छा तो नहीं है, लेकिन देख यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मान ले जैसे इंटेंस लाइट है, अगर ये फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा ना तो जो आलतू फालतू के जितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनके वजह से क्या होता है, फोटो एक्साइटेशन ज्यादा होने की वजह से जो ज्यादा एनर्जी बनाते एटीपी एनएडीपीएच, वो क्या करते हैं प्लांट के जो पिगमेंट है उनका डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए प्लांट अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से एक बना के रखा है फोटो रिस्पायरेशन, और उसमें जो आलतू फालतू का एटीपी एनएडीपीएच बन गया था ज्यादा लाइट इंटेंसिटी की वजह से, उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो ये भलो ही वेस्टफुल प्रोसेस है लेकिन प्लांट के लिए एसेंशियल हो जाता है ना। तो ये क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना, फोटो रिस्पायरेशन rather than it cause the release of carbon dioxide using the ATP, मतलब जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होना चाहिए वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। तो अब इसी प्रोसेस को मतलब इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग के पास सोल्यूशन है C4 प्लांट। तो C4 प्लांट एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। फोटो रिस्पायरेशन डज नॉट अकर इसमें, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन इसमें होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता, बिकॉज दे इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एट एंजाइम साइट, इट टेक प्लेस इन द C4 एसिड। ठीक है ना, C4 एसिड में एक्चुअली में देखिए यहाँ पे दिक्कत किससे था, C3 प्लांट में प्रॉब्लम किससे था, प्रॉब्लम था रुबिस्को से। तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एंजाइम है जिसको बोलते हैं PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम। तो यहाँ पे PEP पेप्केज एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है C4 प्लांट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे एक अदर ऑप्शन बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जिस जगह पे मतलब यहाँ पे दो पार्टीशन बनेगा, जिस जगह पे रुबिस्को है ना वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, और जहां पे पीईपी है वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है। तो इसको ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये ऐसा कैसे करेगा, उसी चीज को हम लोग देखते हैं C4 प्लांट्स में। ठीक है, तो इसके वजह से ड्यू टू द लैक ऑफ द फोटो रिस्पायरेशन जो प्रोडक्टिविटी एंड इल्ड इज बेटर इन C4 प्लांट। तो फोटो रिस्पायरेशन की वजह से जो इल्ड कम हो रहा था वो C4 प्लांट उसको कंपनसेट कर देता। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा ना, शो द टॉलरेंस टू द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये टॉलरेंस शो करता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो इसका आप देखते हैं कैसे ये करता है तुम्हारा C4 प्लांट्स में। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तेरा C4 पाथवे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, C4 पाथवे। ठीक है, C4 पाथवे जो है ध्यान देना इसमें C4 पाथवे इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि साइंटिस्ट है हैच एंड स्लैक, उन्होंने इस पाथवे को सबसे पहले फाइंड आउट किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। और इट इज मतलब एक तरह के समझ लो एक एडाप्टेशन होता है, अडॉप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो ये प्लांट बेसिकली जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ के लिए प्लांट के लिए बेटर होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर हम लें तो प्लांट में हो जाएगा, जैसे दो एग्जाम्पल जरूर याद रखना तुम लोग, एक तो शुगर केन और दूसरा इसमें मेज। ये दोनों प्लांट जो है ये C4 प्लांट है तुम्हारा। ठीक है, मेज, इन दोनों को याद रखना तुम लोग। ठीक है, और दे आर ऑल्सो यूज द C3 साइकिल। तो C3 तो मैंने पहले बोला था कि इन्वर्सल पाथवे, C4 चलेगा तब भी C3 चलना है। कैसे चलना है मैं साइकिल्स में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक स्पेशल एडेप्टेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रांज एनाटॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रांज एनाटॉमीज कहा जाता है। तो ये एक स्पेशल होता है, यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक बंडल शीट सेल्स होता है और एक मेसोफिल सेल तो ही है। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मेसोफिल सेल्स में होता है, बट यहाँ पे एक बंडल शीट सेल्स भी प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स बंडल शीट सेल्स क्या होता है, मे बी सब एज ए सेवरल लेयर होता है अराउंड द वेस्कुलर बंडल के अराउंड में प्रेजेंट होता है। तो इनर साइड में ये बंडल शीट होता है और आउटर साइड में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होता है। तो एक स्पेशल एडाप्टेशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे जो सेल्स है मतलब ये जो तुम्हारा बंडल शीट सेल्स है उसका सेल वॉल भी कैसा होता है, थिक होता है,
और इम्प्रीवियस टू द गैसेस एक्सचेंज, मतलब गैसेस एक्सचेंजेस नहीं होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। तो ये कुछ स्पेशल एडॉप्टेशंस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम क्रांच एनाटॉमी देखें तो थोड़ा देख लो तुम लोग, लीफ का एनाटॉमी अगर पढ़ा हो तो देख, इपिडर्मिस, नीचे भी इपिडर्मिस, बाकी ये सब मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल साइड में, और यहाँ पे देखो ये वाला जो सेल्स दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, दैट्स द बंडल शीट होता है, ना सेल ऑफ बंडल शीट विच इज स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें स्पेशल टाइप। और अंदर के साइड में यहाँ पे क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, मतलब दैट इज वेस्कुलर बंडल। तो पहले मिलेगा वेस्कुलर बंडल और उसके सराउंडिंग में मिलता है जाइलम फ्लोएम, और उसके बाहर मिलता है मेसोफिल सेल्स मिलता है तुम्हारा। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग क्रांच एनाटॉमी बोलते हैं, मेज में, सुगर केन में, जो स्पेशली इन प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये काफी मतलब अलग है। अब यहाँ पे देख स्टेप्स क्या है, तो स्टेप्स में पहला तो ध्यान रखना कि इसमें प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर पीईपी होता है, फेस्फोलिनोल पायरुवेट होता है, और यहाँ पे एंजाइम ये बोला था पेप्केज, फॉस्फोलिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इसको यूज करता है, और ये प्रेजेंट होता है बाहर आउटर साइड। तो मेसोफिल ध्यान में रखना, मेसोफिल कहाँ होता है, आउटर साइड, यहाँ पे ध्यान रखना, मेसोफिल कहाँ होता है, ये होता है आउटर साइड में होता है, और इनर साइड होता है तेरा बंडल शीट। और मेसोफिल्स में ओनली एंजाइम होता है इसमें, द मेसोफिल सेल्स लैक द रुबिस्को, रुबिस्को है ही नहीं तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन का चांस ही नहीं बनता है। और C4 साइकिल्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, और इट इज देन द फोर कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसको C4 बोला जाता है। लाइक मैलिक एसिड भी बनेगा, एस्पार्टिक एसिड्स भी बनता है तुम्हारा। अब ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है देखो यहाँ पे, इसका हम लोग एक फोटो में देख सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा एनसीईआरटी वाला डायग्राम में जो दिया हुआ उसी डायग्राम्स को देख लेते हैं, ठीक है। देख ये बाहर वाला आउटर साइड में क्या है तुम्हारा, आउटर मार्जिन पे क्या है, मेसोफिल्स, और इनर साइड में क्या है तेरा, इनर साइड में है तेरा बंडल शीट सेल्स होता है। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आया मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल्स में पीईपी होता है ना, पीई पीकेज पेपकेज होता है, और पेपकेज से ये फिक्स होता है कार्बन C4 साइकिल्स में, ठीक है ना, C4 में। और इस C4 का नाम क्या है, C4 एसिड का यहाँ पे बगल में लिखता रहता हूं मैं, ठीक है। अरे भाई चल जा, देख यहाँ पे जो C4 एसिड है ना, इसका नाम है ऑक्सिलो एसिडिक एसिड, ठीक है, ऑक्सिलो एसिडिक एसिड। उसके बाद जब ऑक्सिलो एसिड बनता है तो ये ट्रांसपोर्ट होके इजिली से कहां से आ जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये आ जाता है बंडल शीट में, और बंडल शीट में इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब ये 4 कार्बन कंपाउंड टूटेगा और ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और ये फिर से देखिए यहाँ पे इस जगह पे कैल्विन साइकिल ऑपरेट हो रहा है, C3 साइकिल। तो ये जो कार्बन फिर से रिलीज हुआ ये फिर से दोबारा फिक्स होगा, और जो हम लोगों ने पढ़ा था ना C3 साइकिल, तो C3 साइकिल यहाँ पे चलता है, और वहां पे पहले वही क्या होगा तेरा इसमें कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजेनरेशन, वो सब यहाँ पे चलता है। और साथ में यहाँ पे जो C4 साइकिल है तो वो C3 एसिड बनाता है, और C3 एसिड्स के फॉर्म में एग्जांपल्स में यहाँ पे पायरुविक एसिड है, ये क्या है, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड जो होता है ये फिर से ये मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल होता है, तो ये क्या करता है, ये वापस से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाता है, तेरा मेसोफिल सेल्स में, और यहाँ फिर से इसका रीजनरेशन होता है, और ये वापस से फॉस्फेनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है, जो फिर से क्या होगा, ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है तुम्हारा। तो देख अंदर की तरफ मतलब इस वाले सेल्स में यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है, और मेसोफिल सेल्स में यहाँ पे पीईपी केज पेपकेज फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से फिक्स करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो देख इन्होंने क्या किया, एक एडॉप्टेशंस कर लिया कि भाई जहां पे ऑक्सीजन निकलने का चांस होता है वहां पे रुबिस्को को ही हटा दिया, और जहां पे यहाँ पे निकलने का कोई चांस नहीं, ऑक्सीजन निकले अभी तो यहाँ से बाहर जा नहीं सकता है तुम्हारा, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो यहाँ पे फिक्स ही हो जाएगा तुम्हारा, इसमें डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो ये था हम लोग का हैच एंड स्लैक साइकिल, दैट इज C4 साइकिल्स। और यहाँ पे देख इसी का एक एक्सप्लेन्ड वर्जन है तुम्हारा, मतलब उसी चीज का एकदम सेम वही चीज है यहाँ पे देख 6 कार्बन है, पीईपी इसको रिसीव करता है, पेप्टेज एंजाइम से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाता है, फिर ये मैलिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होके जाके स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे जब रीजनरेशन होता है तो ये वापस से पायरुविक एसिड बनाता है, और पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होके फिर से मेसोफिल सेल्स में आ जाता है, और मेसोफिल सेल्स में इसका रीजनरेशन हो जाता है। तो अब मान लो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्म में नहीं होता, मतलब ये तेरा 4 कार्बन एसिड के फॉर्म में नहीं होता है, मैंने 4 कार्बन एसिड के फॉर्म में होता है, लेकिन ऑक्सिलो एसिड के फॉर्म में नहीं है, मैलिक एसिड के फॉर्म में होता है, क्योंकि मैलिक एसिड जो होता है
ये इस मेम्ब्रेन के लिए परमेबल होता है। मेसोफिल से कहाँ पे आ जाएगा तेरा, बंडल शीथ सेल्स में, और बंडल शीथ सेल्स में ये स्टोर हो जाएगा। पहले स्टेज में क्या होता है, पहले स्टेज में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फिर ये मैलिक एसिड जब ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है इसका, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फिक्स है वो फिर से बाहर निकलता है, रिलीज होता है, और इसका फिर से फिक्सेशन होता है कैल्विन साइकिल्स के थ्रू, और कैल्विन साइकिल्स के थ्रू ये देख ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनता है वापस से, ठीक है। ये वापस से ग्लूकोज बन जाएगा, और इसमें जो 6 पायरुविक एसिड बना था ये वापस चला जाएगा मेसोफिल सेल्स में, और इसका रीजनरेशन होता है। और रीजनरेशन के लिए यहाँ पे एक पीपीडीके फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम होता है, इसके थ्रू इसका फिर से ये बनता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में देख, पहले जैसे 18 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच तो लगता ही लगता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या लग जाएगा, अब ज्यादा लगेगा तुम्हारा एटीपी, यहाँ पे ज्यादा एटीपी का रिक्वायरमेंट होने लगता है तुम्हारा, ठीक है। तो देख, नॉर्मल जैसे C3 के लिए हम लोग अगर निकालते हैं कि कितना एटीपी कितना एनएडीपीएच लगा था, एटीपी और NADPH। तो देख यहाँ पे ध्यान में रखना, तो 12 ATP, ठीक है ना, 12 ATP, नहीं 12 नहीं, 18 था ना, सॉरी, 18 ATP और 12 NADPH लगता था। अब C4 साइकिल में देख, ये तो लगेगा ही लगेगा, इतना तो लगना है क्योंकि कैल्विन साइकिल लग ही रहा, प्लस इसमें और एक्स्ट्रा जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है लगता है, तो तुम्हारा तो इसमें टोटल जो है 30 ATP, 30 ATP और 12 NADPH, मतलब यहाँ पे तेरा ATP 12 ATP एक्स्ट्रा 12 ATP रिक्वायर्ड होता है, और 12 ATP जो है वो तेरा रीजनरेशन वाला जो पार्ट है ना, वहां पे एक्स्ट्रा लगता है 6, तो उसी, सॉरी 12 वाला जो है, तो उसी को हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया, तो 18 + 12 हो जाएगा टोटल 13, तो 13 ATP यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और यही सब जो अभी समझा रहा था वही सब यहाँ पे रिटन फॉर्म है, जैसे बंडल शीट सेल्स, in bundle cell cells C4 acid is broken down and release carbon dioxide and C3 molecules वगैरह, तो C3 molecules transport back to the mesophyll cells, और वहाँ पे फिर से ये फॉस्फोलिनोल पायरुवेट थ्रू कन्वर्जन होता है, तो इसमें रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द C3 साइकिल में, C3 पाथवे में, और यहाँ पे कार्बन का ग्लूकोज का फिक्सेशन हो जाता है तुम्हारा यहाँ पे। और यहाँ पे देख, बंडल शीट सेल्स जो होता है रिच इन द रुबिस्को और बट लैक द फॉस्फोलिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो था ना, उसमें नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज भी अगर हो रहा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा, किसको, तुम्हारा अंदर वाला जो सेल्स है, तो सॉरी बाहर वाला मेसोफिल सेल्स में, ठीक है ना, बंडल सेल्स में तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे जो C4 प्लांट होता है, जिसमें सॉरी C4 प्लांट जिसमें C4 साइकिल ऑपरेट हो रहा है, वो तुम्हारा हाई टेम्परेचर से फ्री है, ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उससे फ्री है ना। तो ये देख लेगा, टॉलरेंस टू द हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ द फोटो रिस्पायरेशन, यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा तुम्हारा, फोटो रिस्पायरेशन से फ्री रहता है। और इसमें क्या होता है, एक स्पेशल एनाटॉमी होता है लीफ में जिसको क्रांज एनाटॉमी कहते हैं, और ये क्या कहता है, शो रिस्पॉन्स टू द हाई लाइट इंटेंसिटीज पे भी रिस्पॉन्स शो करता है, हैव द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोमास, बायोमास प्रोडक्शंस में ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारा। तो ये C4 साइकिल्स का बेनिफिट हो गया तुम्हारा इसमें, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था, देख फिर से सुनते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा C3 साइकिल, तो C3 साइकिल्स में कार्बन डाइऑक्साइड्स का फिक्सेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन, फिर उसके बाद रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो अल्टीमेटली इस पूरे साइकिल्स में क्या होता है, 6 कार्बन कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना देता है। यहाँ पे एंजाइम क्या था, रुबिस्को था, रुबिस्को, और रुबिस्को से बस ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो रुबिस्को एंजाइम था उसको ऑक्सीजन से भी एफिनिटी है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी एफिनिटी है, ठीक है ना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, कार्बन का फिक्सेशन होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होने लगता है, रिलीज होने लगता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब कार्बन का फिक्सेशन होना चाहिए, ना कि कार्बन रिलीज, ठीक है। फोटो रिस्पायरेशन C3 प्लांट में एक ड्रॉबैक क्या था, फोटो रिस्पायरेशन। तो फोटो रिस्पायरेशन में यही होता था जिसमें क्या था, कार्बन के जगह पे ऑक्सीजन बाइंड करता था और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगता था। तो इसको बोला था हम लोगों ने वेस्टफुल प्रोसेस बोला था, क्या बोला था इसको, वेस्टफुल प्रोसेस कहा था, इसमें लॉस होने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने C4 प्लांट लिया। तो C4 प्लांट में बेनिफिट क्या था, यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के सेल्स हैं, एक मेसोफिल सेल्स है सराउंडिंग में, उसमें रुबिस्को है ही नहीं, उसमें पेप्केज होता है जो कार्बन का पहले प्राइमरी फिक्सेशन करता है
और सेकेंडरी फिक्सेशन रुबिस्को कर देता है, ठीक है। सेकेंडरी फिक्सेशन रुबिस्को। तो प्राइमरी फिक्सेशन जहां पे होता है वहां पे अगर मान लें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा भी ना, तो वो उस एंजाइम को पेप्टोज को पीई पेप्केज बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पायरोकार्बोक्सिलेज, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन से, ठीक है। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये स्ट्रॉन्ग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, तो जो कार्बन को फिक्स करता है 4C4 एसिड में, और ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होके चला जाता है कहाँ पे, मैंने तुम्हारा मेसोफिल सेल से बंडलफिल सेल में, और बंडलफिल सेल में जब ये रिलीज होता है डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से फिक्सेशन होता है C3 साइकिल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये है C4 प्लांट्स का बेनिफिट। अब आते हैं एक और तरह का हम लोग को पढ़ना है तुम्हारा मतलब साइकिल, जो कि बहुत ही रेयर प्लांट में ऑपरेट होता है, स्पेशली तेरा जो जीरोफाइटिक प्लांट है उनमें ऑपरेट होता है। अच्छा, एक नज़र थोड़ा दौड़ा लेते हैं हम लोग यहाँ पे C3 और C4 प्लांट्स में, तो यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें नया नया मिल जाएगा देखने को। तो देख, पहला C4 है फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल्स, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मेसोफिल और बंडल से दो अलग अलग सेल्स में होता है। क्रांज एनाटॉमी इसमें अब्सेंट होता है ना, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। रुबिस्को इज द प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर होता है, और यहाँ पे पीईपी फॉस्फोलिनोल पायरुवेट जो होता है ये प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड 3PGA बनता है, और यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलोएसिडिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। क्लोरोप्लास्ट में ओनली वन टाइप ऑफ ग्रेना होता है, यहाँ पे डायमॉर्फिक ग्रेना होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक क्रांच एनाटॉमी का स्पेशलिटीज है कि यहाँ डायमॉर्फिक ग्रेना प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है, एक मेसोफिल्स वाला और एक बंडल शीथ सेल वाला, ठीक है। उसके बाद फोटो रिस्पायरेशन, इसमें लॉस इज हाई, मतलब फोटो रिस्पायरेशन हो सकता है, और यहाँ फोटो रिस्पायरेशन अब्सेंट होता है, नेग्लिजिबल भी नहीं कहना है, अब्सेंट बोलना है सीधे, एब्सेंट, ठीक है, नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट होता है, यहाँ पे कितना 25 to 100 माइक्रो लीटर पर लीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 10 to 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे लो होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस 25 डिग्री है, और यहाँ पे 35 से 45 डिग्री तक भी रहेगा टेम्परेचर, तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है, मतलब हाई टेम्परेचर में ही ये हो सकता है। फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट होता है एंड प्रोडक्टिविटी लो होता है, और ये फोटोसिंथेटिकली मोर इफेक्टिव होता है एंड इसका प्रोडक्टिविटी भी क्या होता है, हाई होता है। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने पहले लिखा था राइस, व्हीट, बीन, पोटैटो, उसी तरह से यहाँ पे मेज, शुगर केन तो याद रखना है, एमेरेंथस एंड सोरगम भी होता है, ये भी एग्जांपल याद रखना है तुमको, ठीक है। ठीक है, तो एग्जांपल भी याद रखना है कि